हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे बायो केयर फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा ये बायो केयर फेलोशिप है वो उसका जो फुल फॉर्म है वो बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन साइंटिस्ट। तो जो ये हमारा बायो केयर है वो बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन साइंटिस्ट। तो जो हमारी ये फेलोशिप है ये वुमेन साइंटिस्ट के लिए फॉर बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एंड एडवांसमेंट के लिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेलोशिप क्या है, कौन से एरिया में अप्लाई कर सकते हैं और क्या पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो जो है ये है बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये स्पेशल स्कीम जो डीबीटी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया है। किसके लिए? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट इन इंडिया टुवर्ड्स रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज। तो जो भी वुमेन रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज में, वो अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोग्राम ये जो है वो बेसिकली फोकसिंग मेनली फॉर कैरियर डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फीमेल साइंटिस्ट। तो ऐसी फीमेल साइंटिस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, whom it will be the first sanction external research funding। कोई भी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट फीमेल साइंटिस्ट हैं और वो अभी तक किसी भी जॉब में नहीं हैं, वो उनके लिए फर्स्ट सैंक्शन एक्स्ट्राम्युलर रिसर्च फंडिंग होगी। तो जो ये फेलोशिप है वो बात कर रहे हैं कि कोई भी हमें साइंटिस्ट हैं जिनको भी कोई फंडिंग नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए पहली फंडिंग होगी रिसर्च फंडिंग। थ्रू दिस इंडिविजुअल द डिपार्टमेंट a concerned effort would be made to give women scientists a strong foothold into scientific profession to re-enter into mainstream and provide a launch pad for further foray in field of science and technology। तो क्या कह रहे हैं कि मीन्स महिलाओं को आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसलिए जो ये एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया गया है इंडियन फीमेल साइंटिस्ट के लिए इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में ओनली फीमेल जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो ही अप्लाई कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कौन कौन से एरियाज हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो हमारा जो एरिया है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हो वो है हमारा एनिमल एंड मैराइन बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज। तो आप एनिमल एंड मैराइन बायोटेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड एरियाज से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायो इंजीनियरिंग एंड बायोमटेरियल और एलाइड एरियाज, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो एनर्जी और एलाइड एरियाज। नेक्स्ट है प्लांट एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज। मीन्स ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ब्रॉडली मेंशन कर रखा है ये एरियाज और एलाइड एरियाज। तो आपका ऑलमोस्ट अगर लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, एनिमल और प्लांट और मेडिकल में है आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। इन्होंने इसलिए ब्रॉडली मेंशन किया है एलाइड एरियाज। अगर आपका रिलेटेड एरियाज है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। फिर थर्ड जो हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्रोग्राम के लिए। द स्कीम इज फॉर मीन फॉर इंडियन फीमेल साइंटिस्ट ओनली। तो जो इंडियन फीमेल साइंटिस्ट हैं ये स्कीम उन्हीं के लिए ओपन हुआ है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, कैंडिडेट इन रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉयड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बायो केयर प्रोग्राम। तो जो भी साइंटिस्ट हैं, वुमेन साइंटिस्ट रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं पे वो एलिजिबल नहीं है इस फेलोशिप के लिए। और इन्होंने बोला है कि कोई भी वुमेन्स जो टेम्प्रोरी पोजीशंस पे किसी भी रिसर्च और एकेडमिक्स में अभी वर्किंग हैं बट दे हैव टू लीव, अगर वो लीव करती हैं उस प्रोजेक्ट में या उस पोजीशन से तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रिसीव एनी फंडिंग एसपीआई फॉर रिसर्च फ्रॉम एनी गवर्नमेंट नॉट एलिजिबल। तो ये सब दिया गया है। मीन्स अगर कोई भी किसी भी जॉब में है, किसी भी परमानेंट या प्राइवेट जॉब में है, वो गवर्नमेंट बॉडी से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोई भी स्कीम के थ्रू उसको फेलोशिप मिल रही है, रिसर्च ग्रांट मिल रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इसमें यही मेंशन किया गया है। और अगर आप किसी में एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और आप उसको टर्मिनेट करके इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट क्या है। तो वुमेन साइंटिस्ट शुड बी अप टू बिलो 55 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सब जो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म सबमिट करेंगे उस टाइम तक आप 55 ईयर्स तक हो सकते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम 55 ईयर्स से अप्लाई करने के लिए, अगर आपका 56 है उससे ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी वुमेन साइंटिस्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनका एज बिटवीन 55 ईयर्स तक है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए।
फिर नेक्स्ट है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात आती है तो कैटेगरी 1 जो है वो वुमेन साइंटिस्ट हु हैव कंप्लीटेड पीएचडी इन एनी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंसेज और एलाइड एरियाज और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज और एमडी, एमडीएस, एमबीएससी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कैटेगरी 1। तो कोई भी वुमेन साइंटिस्ट है अगर वो पीएचडी लाइफ साइंस में उसके रिलेटेड एरियाज और उससे इंटरडिसिप्लिनरी जो एरियाज जो मैच होते हैं, अगर वो एमडी हैं, एमडीएस हैं और एमबीएससी, वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे लेटर। और जो कैटेगरी 2 है वो वुमेन साइंटिस्ट हु हैव कंप्लीटेड एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और इन एलाइड एरियाज एम फार्मा डिग्री होल्डर्स आर, वो अप्लाई करेंगे कैटेगरी 2 में, और जिनकी पीएचडी, एमडी, एमडीएस, एमबीएससी है लाइफ साइंस में और रिलेटेड एरियाज में, वो कैटेगरी 1 में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड इन पीएचडी एंड रिसीविंग एनी फेलोशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है जो भी पीएचडी कैंडिडेट हैं वो रजिस्टर्ड पीएचडी में हैं, किसी भी गवर्निंग बॉडी से, फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप उठा रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 15 का क्या कहना है कि पीएचडी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो पीएचडी कर लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, आइदर जो एमटेक कर लिए हैं और एमफार्मा कर लिए हैं वो कैटेगरी 2 में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। तो क्या होगा, जो इनका प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा है वो पार्ट 2 दो पार्ट्स में होगा। पार्ट ए क्या है कि जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट, पहले जो आप पार्ट ए में अप्लाई करेंगे पूरा अपना डिटेल देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर जो पार्ट बी होगा उसमें आप रिसर्च प्रपोजल, बजट और रेगुलेटरी डिटेल्स वगैरह आप पार्ट बी में मेंशन करेंगे। तो जो एप्लीकेशन है वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जिसमें अपना आप डिटेल देंगे, पार्ट 2 में जो आपका प्रपोजल होगा, रिसर्च ग्रांट होगा, उसके बारे में आप डिटेल में मेंशन करेंगे। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस, द एलिजिबल एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन बाय एक्सपर्ट कमेटी। तो जो कमेटी बनी रहेगी उसकी बेस पर वो स्क्रीन करेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप अप्लाई करेंगे। तो क्या क्या चेक होगा, नोबेलिटी आपके रिसर्च प्रपोजल में कितना है, आपके साइंटिफिक मेरिट्स क्या, उसका कोई एप्लीकेशन है, एक्सपीरियंस आपके पास कितना है एज वेल एज मेंटर, पब्लिकेशन रिकॉर्ड आपका कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे इस फेलोशिप के थ्रू उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और रिसर्च वगैरह कैसा है, उसके बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा आपका प्रपोजल। फिर शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फुल प्रपोजल दैट विल बी पीयर रिव्यूड एंड बेस्ड ऑन द रिव्यू द सिलेक्टेड वन विल हैव टू प्रेजेंट देयर रिसर्च प्रपोजल टू एक्सपर्ट कमेटी। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड पे सेलेक्ट हो जाता है तो आपको फुल प्रपोजल सबमिट करना होगा। उसके बाद वो जो एक्सपर्ट कमेटी होगी रिव्यू करने के बाद आपको एक्सपर्ट कमेटी के सामने अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद प्रेजेंट करने के बाद ये जो होगा रिकमेंडेशन, जो एक्सपर्ट कमेटी होगी रिकमेंड करेगी सैंक्शन ऑर्डर के लिए, और आपको जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इक्विपमेंट, कोटेशन वगैरह आपने जो मेंशन किया है कंज्यूमेबल्स, वो आपको मतलब अप्रूव किया जाएगा थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप जो होता है जो आपने प्रपोजल में लिखा है कि आपको क्या क्या चाहिए रिसर्च के लिए, कंज्यूमेबल्स क्या चाहिए, इक्विपमेंट, वो सब आपको लास्ट स्टेप में कंफर्म होगा और अप्रूव होगा। तो ये 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। पहला एक्सपर्ट कमेटी आपका रिव्यू करेगी, सेकंड वो शॉर्टलिस्ट करेगी, थर्ड जो है आपको प्रपोजल दे करके और एक फाइनल अप्रूवल मिलेगा अगर आपका सब कुछ अच्छा जाएगा तो। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटर। अगर आपको इस फेलोशिप को अवेल करना है तो आपको मेंटर्स को ज्वाइन करना होगा। मीन्स आप जिसके अंदर में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होना चाहिए कि जो कोई भी जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो आपके मेंटर्स हो सकते हैं इस प्रोग्राम को आप जहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको जहाँ पे स्टार्ट करना है आप एक होस्ट इंस्टीट्यूट में आप पर्टिकुलर मेंटर को सिलेक्ट करेंगे, अगर वो मेल हो या फीमेल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए होस्ट इंस्टीट्यूट में एंड शुड नॉट बी स्पाउस और रिलेटिव ऑफ द एप्लीकेंट। तो आपके रिलेटिव्स और स्पाउस वो आपके जानने वाले नहीं होने चाहिए जिसके अंदर आप काम करेंगे, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और ही सी विल बी अ पर्सन इन हुज लेबोरेटरी अंडर हुज सुपरविजन द एप्लीकेंट इंटेंड टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट अंडर बायोकेयर प्रोग्राम। तो जो बायोकेयर के प्रोग्राम के अंदर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे वो उनकी लेबोरेटरीज में आप करेंगे, तो आपको वो प्रोवाइड करेंगे स्पेस, गाइडेंस, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है द मेंटर मस्ट है परमानेंट एम्प्लॉय, जैसा कि हमने बात किया, और उसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन्स रिमेनिंग 5 ईयर सर्विस होनी चाहिए, सॉरी। तो वो परमानेंट इंस्टीट्यूट में हो, होस्ट इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे, और मिनिमम उसका 5 ईयर सर्विस बचा होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो गारंटी दे कि आपको लेबोरेटरी स्पेस, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और आपको गाइड करेगा फॉर टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक।
नेक्स्ट, हैव एटलीस्ट 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और सक्सेसफुली कंप्लीटेड एक्स्ट्रामुलर प्रोजेक्ट। तो आप जिस पीआई के अंदर ज्वाइन करेंगे वो एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट उसके ऑनगोइंग हो या एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हो अपने लास्ट 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में किसी भी फंडिंग एजेंसी से, तो आप उस मेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इंडियन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। द इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू adhere to the guidelines and conditions outlined by the Department of Biotechnology, Government of India। तो जो ये स्कीम का जो भी गाइडलाइंस है उस इंस्टीट्यूट को फॉलो करना होगा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट फंडिंग एजेंसी हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए और आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। इसमें मेंशन किया है कि मेंटर और एनी अदर ऑफिसर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी रिलेटेड टू द एप्लीकेंट इन एनी वे। तो एप्लीकेंट्स के कनेक्शन में जो भी कोई भी ऑफिसर हो इंस्टीट्यूट में और मेंटर, वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स आप एक दूसरे को जानते नहीं हो और आपका कोई रिलेशन ना हो मेंटर से, आप अप्लाई तभी कर पाएंगे। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन। तो जो द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज ऑफ 3 years एंड इज स्पेसिफाइड इन द सैंक्शन ऑर्डर। तो जी मैक्सिमम होगा वो 3 years का होगा आपका प्रोजेक्ट और वो सैंक्शन ऑर्डर में स्पेसिफाई होगा। और आपको जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट है वो इसमें मेंशन किया होगा और आपको 45 डेज में जब सैंक्शन ऑर्डर इशू हो जाएगा आपको होस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। अगर आप 45 डेज के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो ये जो आपका सैंक्शन ऑर्डर है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो मीन्स अगर आपका फेलोशिप सैंक्शन हो जाता है तो आपको 45 डेज में होस्ट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना होगा जिसका आपने नाम मेंशन किया है और पीआई का नाम, उसके अंदर आपको इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा और जो प्रोजेक्ट है वो 3 ईयर का होगा। और जो फेलोशिप वगैरह आपको मिलेगी जो बायोकेयर डीबीटी के द्वारा, वो कैटेगरी 1 में जो हैं वो उनको मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड अप टू 60 lakhs इंक्लूड कंसोलिडेटेड फेलोशिप ऑफ RS 68,000 पर मंथ। तो जो कैटेगरी 1 में जो है वो पीएचडी जो लाइफ साइंस में है वो अप्लाई करेंगे और एलाइड एरियाज में उनको जो रिसर्च ग्रांट मिलेगा वो 60 लाख मिलेगा। मतलब 60 लाख तक मिल सकता है मैक्सिमम, आप जितना मेंशन करेंगे उसके हिसाब से आपका पास होगा। तो उसमें आपका जो होगा फेलोशिप भी रहेगा जो है आपका 68,000 पर मंथ। तो उसमें आपका कंज्यूमेबल्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो आपका फेलोशिप होगा वो 68,000 पर मंथ होगा उस प्रोग्राम में। और जो कैटेगरी 2 होगी जो एमटेक और एमएससी और फार्मा वाले अप्लाई करेंगे उनका होगा 40 लाख तक आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप मेंशन कर सकते हैं 40 लाख तक। और आपका जो फेलोशिप होगा वो 50,000 पर मंथ होगा। तो ये है जो 68,000 जो कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए जो आपका होगा वो 50,000 पर मंथ होगा इंक्लूडिंग जो भी और अमाउंट आप मेंशन किए रहेंगे उसमें प्रोजेक्ट में। द रिक्वेस्टेड बजट इज इंडिकेटिव ओनली एंड इज नॉट मैंडेटरी टू गेट द कंप्लीट फंड। तो जो आप प्रोजेक्ट में मेंशन करेंगे जितना फंड वो एक इंडिकेटिव है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा फंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो सब देख करके आपकी रिसर्च जो आपका रिसर्च वो है उसकी नॉवेल्टी, उसका रिक्वायरमेंट, वो सब देख करके आपका जो रिसर्च ग्रांट है वो पास किया जाता है। फिर जो है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कैंडिडेट के लिए क्या है, एप्लीकेंट कैन नॉट यूज दिस प्रोग्राम टू परस्यू देयर पीएचडी और हायर स्टडीज। तो पहला क्या है कि आप इस प्रोग्राम से, इस फेलोशिप से आप पीएचडी और हायर स्टडीज को परस्यू नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट विथ एमएससी डिग्री और दोज परस्यूइंग पीएचडी, एमटेक, एमफार्मा, एमडीएस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी पीएचडी, एमटेक, एमफार्मा, एमबीएससी कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसको कंप्लीट हो गया है वही अप्लाई कर पाएंगे। मीन्स आप पीएचडी के दौरान इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। The applicant must have successfully awarded PhD, MTech, M.Pharma, MBSc, MDS और equivalent before applying। तो इसमें मेंशन कर रखा है कि आपका MSc, MTech और PhD, M.Pharma कंप्लीट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कोई एप्लीकेंट हैं जो एनी फेलोशिप अवेल कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो उसको छोड़ना होगा तब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मीन्स एट अ टाइम आप एक फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है कि द एप्लीकेंट होल्डिंग हैड अवेलिंग एनी फंडिंग एजेंसी अंडर ओमेन स्कीम ऑफ डीएसटी और एनी अदर फंडिंग एजेंसी और नॉट एलिजिबल। कोई भी इंस्टीट्यूट के थ्रू, कोई भी इंस्टीट्यूट में जो भी एप्लीकेंट हैं अगर वो डीएसटी के द्वारा किसी भी स्कीम के थ्रू फेलोशिप पा रहे हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 100% ऑफ देयर रिसर्च टाइम ऑन बायोकेयर प्रोजेक्ट। आपको 100% स्पेंड करना होगा आपका टाइम रिसर्च के लिए जो आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा ये वाला।
The research time should be corroborated by the host institution at the time of submission of annual technical and financial report. तो जो आप जिस होस्ट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए रहेंगे वो आपका टाइम ड्यूरेशन सबमिशन और रिपोर्ट वगैरह जब सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम ड्यूरेशन उसमें सेट रहेगा, आपको उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा. In case the applicant joins any regular employment during the tenure of BioCure project, then she will not receive any fellowship or honorarium from BioCure project. अगर कोई भी कैंडिडेट है ड्यूरिंग ये जो फेलोशिप होगा उसके टाइम पे आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो सी विल नॉट रिसीव एनी फेलोशिप, उनको कोई फेलोशिप रिसीव नहीं होगा और एनी ऑनरेरियम फॉर बायोकेयर प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको कोई ऑनरेरियम और फेलोशिप नहीं मिलेगा अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय कहीं ज्वाइन करते हैं. इट इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू गेट अ को-पीआई नॉमिनेटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेयर सी इंटेंड टू ज्वाइन एंड वर्क एज अ रेगुलर एम्प्लॉय. तो ये जरूरी है कि आपको को पीआई नॉमिनेट करना होगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे एज अ रेगुलर एम्प्लॉय. ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अगेन फॉर द सेम. आपको पूरा डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करना पड़ेगा. द एप्लीकेंट मस्ट हैव इंडिकेट द नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफाइंग डिग्री इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा इनकी एप्लीकेशन फॉर्म पे. The candidates are required to clearly indicate any non-research career break and submit an evidence along with application. अगर आपका कोई PhD MTech के बाद कोई गैप है या आपका कोई ब्रेक हो गया है तो आपको वो एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा और आपको एविडेंस देना होगा आपने क्यों वो गैप लिया है. तो ये रहा कैंडिडेट के लिए जो भी गाइडलाइंस थी कि आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है इस प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं. तो ये रहा पूरा डिटेल्स और क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेलोशिप वगैरह आपको कितनी मिलेगी. आइए अब हम बात करते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को. तो जो हमारा ये पहले आपको क्या करना होगा, विजिट द कॉमन फेलोशिप पोर्टल एट fellowship.gov.in पे आपको पहले विजिट करना होगा फर्स्ट. सेकंड, क्रिएट योर CFP ID बाय फॉलोइंग दीज प्रोसीजर्स. तो आपको पहले क्या करना है, इंटर योर आधार नंबर. आपको पहले उस फेलोशिप के पोर्टल पे जाना है, आपके आधार नंबर को एंटर करना है, आपको OTP आएगा. एंटर OTP एंड वेरीफाई. आपको उसको वेरीफाई कर लेना है और अगर इनकरेक्ट है सही करके फिर से OTP को आपको फिल कर देना है और वेरीफाई कर लेना है. उसके बाद फिल योर डिटेल्स. आपका कंप्लीट डिटेल आपको फिल करना है. जनरेट योर CFP ID. जो आपको CFP ID जनरेट होगा वो आपको जनरेट कर लेना है. उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप उस CPFD ID से और ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन को लॉगिन कर सकते हैं. पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और अपना डिटेल्स और प्रोफाइल क्रिएट करें और सेव कर लें सेक्शन केयरफुली. प्रोफाइल क्रिएशन इज नेसेसरी टू प्रोसीड विद फिलिंग एप्लीकेशन. अगर आप प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा, इसलिए आपको प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है. प्रोफाइल को सेव कर लें और अगर कुछ भी जरूरी हो तो आप मॉडिफाई करके फिर से सेव करें. अपने डैशबोर्ड पे जाएं, एप्लीकेशन पे क्लिक करें, नेक्स्ट टू बायोकेयर फेलोशिप. तो आप क्लिक अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जो बटन होगा बायोकेयर फेलोशिप पे आप क्लिक करेंगे. नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड अदर फॉर्मेट. जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, वो सब पूरा कंप्लीट करें और सबमिट करें. फॉर्मेट और अवेलेबल फॉर डाउनलोड. तो जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा. कंप्लीट द फॉर्म एंड क्लिक ऑन सबमिट. पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें और सबमिट करें. ये रहा आपका प्रोसीजर. अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो inquiryfellowship@dbt.nic.in पे आप उनको मेल कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है. तो ये आपका बेसिक्स ओवरव्यू रहा कि आपको अप्लाई कैसे करना है DBT केयर, जो DBT बायोकेयर फेलोशिप है उसके लिए. तो आई होप जो ये आपका ये वीडियो रही है बायोकेयर बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन साइंटिस्ट, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इसके बाद भी तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे. और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिसको इस वीडियो की नीड है. और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें. थैंक यू गाइज.